फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं हॉर्नबिल बुक के प्रोज वाले सेक्शन से। यदि आपको पिछले वीडियोस देखने हैं क्वेश्चन बैंक के तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 में आपको कुल मिलाकर जो है 20 से कुछ ऊपर क्वेश्चन दिए हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इनके जो आंसर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं पिछले वीडियो की तुलना में। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिंग आउट द contrast between the city school education and village school education। ठीक है, यहाँ पर विलेज तक ही लिखा है, लेकिन आप विलेज स्कूल एजुकेशन को अंडरस्टूड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, तो क्या है कि इसने पूछा है आपसे, जो आपका लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में, जो खुशवंत सिंह जी हैं वो गाँव के विद्यालय में भी पढ़ते थे और बाद में शहर के विद्यालय में पढ़े। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कॉन्ट्रास्ट क्या था, यानी कि क्या जो है दोनों में बदलाव था, शहर के स्कूल में और गाँव के स्कूल में। तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाज गिवन इन विलेज स्कूल, जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव के स्कूल में दी गई थी। तो द पीपल्स वेयर टॉट अल्फाबेट एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, इट वाज क्वाइट सिंपल। ठीक है, और जो पीपल्स थे यानी कि जो शिष्य थे, जो विद्यार्थी थे, उनको अल्फाबेट यानी कि अनाराम, गिनती, पहाड़े, इस प्रकार से वहां पर शिक्षा दी गई थी। कन्फाइंड टू द 3 Rs, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, यानी कि 3 चीजों को, लिखना, पढ़ना और है ना जोड़ करना। इन द सिटी स्कूल इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक वेर टॉट, और शहर के विद्यालय में क्या पढ़ाया गया? इंग्लिश, साइंस और म्यूजिक पढ़ाया गया। अनलाइक विलेज स्कूल देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। गांव के विद्यालय की तरह शहर के विद्यालय में ना तो ईश्वर की शिक्षा दी गई, ना ही उसको धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा वहां पर दी गई थी। यानी कि उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा गांव में हुई थी वहां पर उनको सिर्फ गिनती, पहाड़े, है ना, इस प्रकार से चीजें पढ़ाई गई थी। शहर के विद्यालय में वो गए तो वहां पर उनको जो है इंग्लिश, साइंस, है ना, और म्यूजिक की शिक्षा दी गई। और शहर के विद्यालय में उनको ना तो ईश्वर के बारे में बताया गया, ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। ग्रैंड मदर यानी कि जो दादी थी ऑथर की, और ऑथर के बीच में उनकी जो दोस्ती थी, उस दोस्ती में टर्निंग पॉइंट कब आता है, यानी कि मोड़ कब आ जाता है? तो द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप कैम व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी। जब वो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तब उनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आता है। नाउ द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ बस। अब जो हमारे कहानीकार है खुशवंत सिंह, वो बस से इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए थे और ग्रैंड मदर could no longer accompany him to school। अब उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। गांव के विद्यालय में उनके साथ ही जाती थी, लेकिन शहर के विद्यालय में नहीं जा सकती थी। Although they shared the same room, यद्यपि वो एक ही रूम में रहते थे, they saw less of each other, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते थे। यानी कि ये उनकी दोस्ती में टर्निंग पॉइंट आ गया था जब वो शहर चले गए थे। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा नैरेटर था वो बस से स्कूल जाने लग गया था और दादी माँ घर पर ही रहती थी। हालांकि वो एक ही रूम में रहते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते थे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडमदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। मतलब कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, है ना, मतलब ग्रैंड मदर के जो है बारे में आपको बताना है कि वो कैसी थी। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड लेडी, बहुत ही बुरी महिला थी। शी वाज शॉर्ट, छोटी थी, है ना, फेट एंड स्लाइटली बैंड, झुकी हुई थी, मोटी थी, है ना। हर फेस वाज रिंकल्ड, उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियां थी। सी हैड व्हाइट हेयर, उनके सफेद बाल थे। सी वाज वेरी अफेक्शनेट, वो बहुत ही, है ना, अफेक्शनेट का अर्थ होता है बहुत ही स्नेही थी, मतलब बहुत ही प्यारी, मतलब जो है जो भी उनसे मिलता था वो प्रभावित होता था। शी वाज क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग अप द ऑथर, वहाँ लेखक के साथ बहुत, है ना, गहराई से जुड़ी थी। द टू लाइव्ड इन द विलेज, है ना, जब दोनों गांव में रहते थे तब की बात है। सी वाज ए कैरिंग ग्रैंड मदर, बहुत ही कैरिंग करने वाली ग्रैंड मदर थी। शी वुड वेक हिम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। वो गांव में उनको जो खुशवंत को वो जल्दी उठा देती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सर्व्ड हिम ब्रेकफास्ट, जो है खुशवंत सिंह के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। एंड टुक हिम टू स्कूल, और उसे स्कूल ले जाया करती थी। शी वेटेड फॉर हिम इन द टेम्पल, और वो वहां पर खुशवंत सिंह का इंतजार करती थी मंदिर में रहकर। शी प्रेड व्हाइल ही स्टडी, जब लेखक पढ़ते थे उस समय जो दादी माँ थी वो प्रार्थना किया करती थी। शी रिटर्न्ड विथ हिम, और वो उनके साथ ही वापस घर आया करती थी। शी वाज काइंड एंड बेनेवोलेंट यानी कि मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी, दयालु थी। शी यूज्ड टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वो गाँव में कुत्तों को रोटियां खिलाया करती थी। इन द
सिटी शी टुक टू फीडिंग द स्पैरो, शहर में वहां पक्षियों को भी खाना खिलाया करती थी। सी वाज अ डीपली रिलीजियस लेडी, वहां पूरी तरह से, है ना, कैसी लेडी थी, एक धार्मिक महिला थी। तो ये हमने उनके जो ऑथर थे, जो लेखक थे, उनकी दादी माँ के बारे में बताया कि वो कैसी महिला थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्ट गोइंग टू अ सिटी स्कूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्यों है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जब लेखक शहर के स्कूल में जाया करता था तो उनकी दादी माँ डिस्टर्ब क्यों रहा करती थी, मतलब वो विचलित क्यों रहा करती थी। क्यों? क्योंकि सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, वह पाश्चात्य विज्ञान और जो उसकी शिक्षा थी उससे हेट या नफरत करती थी। कौन? दादी माँ। She was pained to know that there was no teaching of God and the scriptures there। और उनको ये जानकर बहुत दुख होता था, दर्द होता था कि वहां पर भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। और तीसरा हेट का कारण क्या था? She was allergic to music, उनको म्यूजिक से बहुत एलर्जी थी, है ना, बहुत चिढ़ थी। She thought it was not meant for decent people, क्योंकि उनका ऐसा विचार था कि ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है म्यूजिक, एंड जेंटल फोक, सभ्य लोगों के लिए नहीं है। It was the monopoly of prostitutes and beggars, इसके ऊपर, है ना, प्रोस्टिट्यूट्स का अर्थ होता है कि जो नचैये हैं, है ना, जो भिखारी है, उनका ही इसके ऊपर एकाधिकार है। ठीक है, तो ये उनकी सोच थी दादी माँ की। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स अराइवल। जब लेखक बाहर से, फॉरेन कंट्री से पढ़कर आए तो उन दादी माँ जो थी उन्होंने कैसे सेलिब्रेशन किया? तो सी कॉल्ड सम वुमन फ्रॉम द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की कुछ महिलाओं को बुलाया, एंड सेइंग द रिटर्न ऑफ द वॉरियर, और जो योद्धाओं, जब योद्धा वापस आते थे युद्ध से, और वो जो गीत हुआ करते थे वो गीत उन्होंने महिलाओं के साथ गाए। बीटिंग द ड्रम्स लाउडली फॉर आवर्स, और बहुत घंटों तक, रात, कितनी रात हो गई तब तक वो एक फटा हुआ एक उनका एक ड्रम था, उसको ही ठोका किया उन्होंने, जैसे ढोलक बना ली उसकी, और बहुत देर तक जो है कई घंटों तक उन्होंने इस ड्रम को बजाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डज द टाइटल ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जस्टिफाई द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर। क्या जो ये टाइटल लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये जस्टिफाई करता है, मतलब जो है ग्रैंड मदर के, है ना, कैरेक्टर को स्केच करता है, कि उनकी पर्सनालिटी को सही मायने में दिखा सकता है? तो बिल्कुल सही बात है ना। ये जो टाइटल लिखा था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये बिल्कुल फिट बैठता है। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी, बहुत ही उचित शीर्षक है आज इन द कंप्लीट स्टोरी। द ऑथर कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर, जो लेखक हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में ही बात करते हैं। दिस लेसन खुशवंत सिंह नॉट ओनली गिव फिजिकल ट्रेट्स, वो सिर्फ ना दादी माँ के बारे में ना सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स हमको बताते हैं कि वो मोटी थी, छोटी थी, रिंकल थे उनके चेहरे के ऊपर of his grandmother, but also covers up the several emotion and feelings of the lady, बल्कि उनके कई भाव, कई भावनाएं, कई इमोशंस भी हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं। इसलिए द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो शीर्षक है बिल्कुल उचित है। अगला क्वेश्चन है, अब आपके अगले लेसन से आ गया है क्वेश्चन, है ना, सेकंड वाले लेसन से, जिसमें जो है एक जल यात्रा में गए थे पूरा परिवार। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई फ्री, ऑल बी टुगेदर वाले लेसन से लिया गया है कि डिस्क्राइब द वे इन विच द, सॉरी ये क्वेश्चन इसी से लिया गया है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से, इसके बाद में आएगा वो। डिस्क्राइब द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये डिस्क्राइब करना है कि स्पैरो ने किस प्रकार, जो गौरैया थी, जो चिड़िया थी, दादी माँ के मरने के बाद उन चिड़िया जो थी उनने भी अपना दुख प्रकट किया। तो कैसे दुख प्रकट किया? तो thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother। thousands and हजारों स्पैरो दादी माँ के मृत शरीर के आसपास जो है ना, बिखर गई, बैठ गई। देयर वाज नो चर्पिंग, बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी वो। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, लेखक जो खुशवंत सिंह थे उनकी मम्मी ने, है ना, उनकी माँ ने उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आई और उनको उनके सामने डाला। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन उन चिड़ियों ने उनको नहीं खाया। एज सुन एज द ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स वाज कैरिड अवे, जैसे ही दादी माँ के शरीर को ले जाया गया, मृत शरीर को ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो भी चुपचाप उड़ गई। दस द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो, इस प्रकार चिड़ियों ने भी अपने दुख को प्रकट किया। चलिए, अगला है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। चेंजिंग रिलेशनशिप के बारे में बताना है कि कैसे कैसे उनके रिलेशनशिप में चेंज आया और क्या उनकी फीलिंग एक दूसरे के प्रति चेंज हो गई थी तो नहीं हुई थी। इसके बारे में हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज बॉयहुड यानी उनके बचपन के दौरान, लेखक के बचपन के दौरान, द ऑथर वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंडमदर, लेखक जो थे वो अपनी दादी माँ के ऊपर डिपेंड थे पूरी तरह। सी वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उनके जीवन का हिस्सा थी। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे वेंट टू सिटी, उनके जो है फ्रेंडशिप में, उनके रिलेशनशिप में उस समय टर्निंग पॉइंट आया जब वो शहर चले गए। शी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल एज ही वेंट देयर बाय बस,
है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो बस से स्कूल जाया करते थे, इसलिए दादी माँ उनके साथ नहीं जाया करती थी। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब लेखक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, तो उनको उनका एक पर्सनल कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और इस समय जो उनके अंदर उनके बीच में जो ये फ्रेंडशिप की कॉमन लिंक थी वो भी स्नैप्ड, टूट गई। However, their feeling for each other did not change. हालांकि उन दोनों दादी माँ और पोते के बीच में जो प्यार था, वो जो फीलिंग्स थी, वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। They still loved each other deeply. वो अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। She went to see the author off at the railway station when he was going abroad for higher study. जब लेखक बाहर गए थे पढ़ाई के लिए, उस समय दादी माँ उन्हें जो रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आई थी। She showed no emotion but kissed his forehead silently. उन्होंने कुछ भी इमोशन नहीं दिखाया, लेकिन चुपचाप लेखक के सिर को, माथे को चूमा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि लेखक की दादी माँ कैरेक्टर से बहुत स्ट्रांग थी, मतलब उनका बहुत ही मजबूत चरित्र था। इफ यस गिव इंस्टेंस दैट शो इट, तो यदि आप ऐसा मानते हैं तो इंस्टेंस भी दीजिए। यस आई एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर, हमें ऐसा मानता हूं कि उनके कैरेक्टर में बहुत मजबूत थी। शी वाज ए स्ट्रांग वुमन विद स्ट्रांग बिलीफ्स, वो बहुत ही मजबूत महिला थी, मजबूत भरोसे के साथ, मतलब उनके अंदर जो भरोसा था, जो आस्था थी, वो भी बिल्कुल मजबूत थी। ऑल्दो शी वाज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। शी वाज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेकिन वो लेखक की एजुकेशन शिक्षा के प्रति बहुत सीरियस थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हरसेल्फ टू द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वहां पाश्चात्य चीज से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती थी। साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन से वो एडजस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी शी वाज अ डीपली रिलीजियस लेडी, है ना, वहां बहुत ही धार्मिक महिला थी। शी वेंट टू टेंपल डेली, वो रोज टेंपल जाया करती थी, मंदिर जाया करती थी। एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। शी वाज डिस्ट्रेस्ड टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड होली बुक्स एट खुशवंत न्यू इंग्लिश स्कूल, वहां बहुत दुखी हुई थी ये जानकर कि खुशवंत के नए विद्यालय में भगवान और जो है धार्मिक पुस्तकों के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता है। शी वाज ए काइंड लेडी, वो एक दयालु महिला भी थी। शी यूज्ड टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वहाँ गांव में कुत्तों को खाना खिलाया करती थी। इन द सिटी शी टू फीडिंग स्पैरो, और शहर में वो स्पैरो को भी खाना खिलाया करती थी। ऑल्दो ओल्ड इन ईयर्स एंड वीक इन बॉडी शी हैड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, हालांकि वहाँ उम्र से और शरीर से कमजोर हो गई थी, उम्र से बुरी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो माइंड से यानी कि दिमाग से बहुत मजबूत थी। तो ये हमने बताया कि वाकई में उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही मजबूत था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अभी हमने कहा था कि दूसरे लेसन से आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन आया दूसरे लेसन से। डिस्कस द फर्स्ट टू सेक्शन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द सी वॉयेज। सी वॉयेज का अर्थ होता है समुद्री जल यात्रा में आपको फर्स्ट टू सेक्शन, जो दो पड़ाव थे, उनके बारे में जिक्र करना है कि वो कैसे थे। जैसे इसमें 3 पड़ाव थे, पहला पड़ाव तो उनका बहुत आसानी से गुजरा, दूसरे में वो बहुत ही तूफानों में गिर गए, और तीसरे वाले में उन्होंने एम्स्टर्डम में एक आइलैंड को ढूंढ लिया और वहां पर वो, है ना, रुककर उन्होंने अपने जीवन को बचाया था। तो पहले और दूसरे को हमको बताना है। तो द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन अफ्रीका, यानी जो पहला पड़ाव था वो बहुत ही आराम से गुजर गया, बहुत शांति से गुजर गया, है ना, कि जिसमें जो है पहली यात्रा में जो प्लेमाउथ से जो है वो 3500 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन अफ्रीका तक चले गए। द नरेटर इज रिलैक्स्ड, नरेटर जो थे वो कहानीकार बहुत ही, है ना, रिलैक्स फील कर रहे थे, बहुत आराम से थे। एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इन द नेक्स्ट सेक्शन, अब अगले सेक्शन में, एज द वेदर डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड का अर्थ होता है खराब हो जाना, बहुत ज्यादा, है ना, बदतर हो जाना। जैसे मौसम खराब हुआ, दे फेस्ड जिगेंटिक वेव्स, उनको बहुत ज्यादा विशाल लहरों का सामना करना पड़ा। दे टुक प्रिकॉशंस टू सेव देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए प्रिकॉशन से भी लिए, सावधानियां भी बरती। एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर, और तूफान के साथ में संघर्ष भी किया। द नरेटर बिकम्स ग्रीन, बहुत ही ज्यादा वो, है ना, ग्रीन हो गए, मतलब कि बेहोश बदहवास हो गए। बट इट एक्सक्यूट्स द फाइटिंग स्पिरिट, लेकिन उनके अंदर जो है फाइटिंग स्पिरिट अभी भी थी, कॉन्फिडेंस था, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और मजबूत इच्छा शक्ति भी उनके अंदर थी। तो पहले पड़ाव बहुत आसानी से गुजरा, लेकिन दूसरे पड़ाव में उनको, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ा। तो ये हमने 2 सेक्शन के बारे में बता दिया कि समुद्री जल यात्रा में कौन कौन से 2 सेक्शन थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ आयरन स्मिथ हु बाय शेयर प्रैक्टिस एंड डिवोशन बिकेम फेमस पेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपके अगले लेसन का जो है क्वेश्चन आ गया है। अगले लेसन के क्वेश्चन में, यानी कि अगला जो लेसन था जिसमें हमने देखा था कि जो एक आयरन स्मिथ था, यानी कि एक लोहार था, उसको एक पेंटर की लड़की से प्यार हो जाता है, तो वहाँ किस प्रकार अपने प्यार को प्राप्त करता है और किस प्रकार जो है फेमस पेंटर भी बन जाता है दुनिया का, है ना, उसके बारे में आपको बताना है थोड़ा सा।
और ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन आपके द लैंडस्केप ऑफ द सोल से लिया गया है ना। तो इसमें देखते हैं कि इन 15th सेंचुरी ब्लैक स्मिथ फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, है ना। उसके बारे में छोटी सी आपको कहानी भी बतानी कि कैसे उसको बहुत अच्छा पेंटर बन गया। तो 15वीं शताब्दी में एक लोहार प्यार में पड़ गया पेंटर की लड़की के, बट द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। लेकिन जो पिता थे, पेंटर थे, वो एक लोहार से अपनी लड़की की शादी करना नहीं चाहते थे, लोहार को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सो क्विंटन उसका नाम था, पेंटेड ए फ्लाई, एक मक्खी का उसने जो है चित्र बनाया, विथ डेलिकेट रियलिज्म, बहुत ही ज्यादा सौम्यता और रियलिस्टिक के साथ में, बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ बनाया, इतना स्पष्टता के साथ बनाया कि जो पेंटर था वो भी समझ नहीं पाया कि ये मक्खी जो इसने बनाई ये रियल है या, है ना, सिर्फ इसकी कला है। एंड इम्प्रेस द पेंटर, वो ऐसी मक्खी का चित्र बनाकर उसने पेंटर को इम्प्रेस कर दिया। देन मैरिड हिज बिलव्ड, इसके बाद में उसने अपने प्यार से जो है उसकी शादी हो गई, मतलब उस लड़की से उस पेंटर ने उसकी शादी करवा दी कि ये तो बहुत अच्छा पेंटर है। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, उसके समय का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पेंटर भी वो बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वेर द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ यूरोपियन पेंटिंग्स। जो यूरोपियन पेंटिंग्स हुआ करती थी उनका मेजर सब्जेक्ट क्या हुआ करता था। तो यूरोपियन पेंटर वांट्स द व्यूअर टू बोरो हिज आईज, एक जो यूरोपियन पेंटर होता था वो चाहता था कि जो व्यूअर है वो उसकी आंखों से देखे, पेंटर की आंखों से देखे। टुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज हिज साइट, लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज हिज साइट, यानी कि वो उस स्पेशल उस खास लैंडस्केप को देखे जो उसको दिखाना चाहता है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, यानी कि एक विशेष दृष्टि से वो जो देखने वाला है वो पेंटर की निगाहों से वो चीज देखे जो पेंटर उसको दिखाना चाहता है। हिज पेंटिंग इज वेरी मच रियलिस्टिक, उसकी जो पेंटिंग होती है वो बहुत ही वास्तविक होती है। एंड इज एक्सेप्ट द व्यूअर टू अंडरस्टैंड इट बाय जस्ट लुकिंग एट इट, और वो मतलब जो व्यूअर एक बार में जो देखता है वो उसकी समझ में नहीं आता है जब तक वो ठीक से ना देख पाए। तो एक यूरोपियन पेंटिंग में क्या खासियत होती है इस चीज के बारे में क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है व्हाट इज डेवेस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। डेवेस्ट व्यू, ब्रह्मांड का डेवेस्ट व्यू क्या है। डेवेस्ट का अर्थ होता है जो जैसे कि जिसमें स्त्री है ना, नर और जिसको बोलते हैं नारी है ना, दोनों होने चाहिए, उस वाला सिद्धांत क्या है। तो यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, दो पोल्स के ऊपर है। पहला है यिन जिसको फीमेल कहा गया है और दूसरा येंग जिसको मेल कहा गया है। नेचर इज द येन, है ना, जो नेचर है जो प्रकृति है वो येन है और फीमेल पार्ट है। Whereas God the creator is the male part, जबकि जो गॉड है ना वो मेल पार्ट है। दिस कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज माया और ब्रह्मा, और इस कॉन्सेप्ट को माया और ब्रह्मा भी कहा गया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट्स द होल वर्ल्ड ऑल इट ऑब्जेक्ट एंड आल्सो इनहेबिटेंट्स, और ये जो कॉम्बिनेशन है इससे ही पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, पूरी दुनिया की रचना हुई है। तो यिन का अर्थ होता है फीमेल और येन का अर्थ होता है मेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाई ई एन लिखा है, इसको वाई आई एन कर लेना है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। मतलब यिन का अर्थ होता है फीमेल जो प्रकृति है और येन का अर्थ होता है मेल जो कि ईश्वर है। तो दोनों ने मिलकर, प्रकृति और ईश्वर ने दोनों ने मिलकर इस दुनिया को बनाया है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द अनटूवर्ड जीनियस हु क्रिएटेड ए पैराडाइज इन इंडिया। अनटूवर्ड जीनियस कौन थे जिन्होंने जो है भारत में स्वर्ग का निर्माण किया था। व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडियन आर्ट फॉर्म्स, उनका क्या योगदान है भारतीय कला में। तो नेकचंद वाज द अनटूवर्ड जीनियस, नेकचंद को अनटूवर्ड जीनियस कहा गया था। वो क्रिएटेड पैराडाइज, जिन्होंने यहाँ पर पैराडाइज यानी स्वर्ग का निर्माण किया था। ही वाज द 80-year-old डिजाइनर ऑफ चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ के 80 साल के डिजाइनर थे। वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन, उन्होंने चंडीगढ़ में जो है फेमस रॉक गार्डन का निर्माण भी किया, रॉक गार्डन को बनाया भी उन्होंने। इट इज एन एग्जांपल ऑफ आउटसाइडर आर्ट इन विच रॉ मटेरियल एंड स्टोन आर कंबाइंड टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक वर्क। यह एक तरह का उदाहरण है जिसमें उन्होंने किसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया, कच्ची सामग्री का इस्तेमाल किया, पत्थरों का इस्तेमाल किया, कुछ वेस्टेज का इस्तेमाल किया और एक अच्छा सा जो है उन्होंने रॉक गार्डन बना दिया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन आर्ट व्हील, कुछ भी है ना, और किसी भी तरह का सामान हम ले सकते हैं, उससे आर्ट या कला का निर्माण कर सकते हैं। एंड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज ए क्रिटिकल आई, और इस चीज को बनाने के लिए आपको एक रचनात्मक दृष्टि होना जरूरी है। वन ऑफ हिज मोस्ट वेल नोन वर्क इज वुमन बाय द वाटरफॉल, उनकी एक जो है मोस्ट वेल नोन जो काम था वो था वुमन बाय द वाटरफॉल। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है नेकचंद ने बनाया था अपने भारत में। नेकचंद जाने जाते हैं कि उन्होंने जो वेस्टेज चीजें होती है उनसे बहुत अच्छी अच्छी कलाएं बनाई है, अच्छी अच्छी कलाकृतियां उन्होंने बनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट एंड व्हेन, आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट किसने और कब दिया था, तो जीन डुबुफेट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज यिन एंड यांग। जैसे अभी हमने बात की थी यिन और यांग क्या होता है, तो द इंडियन कल्चर लेस स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड, भारतीय कला प्रकृति और ईश्वर पर डिपेंड करती है, नेचर इज द यिन और फीमेल पार्ट, वेयर इज गॉड द क्रिएटर इज द मेल पार्ट। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज द माया और ब्रह्मा, ये वाला क्वेश्चन है ना जो अभी रिपीट हुआ था, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएटर द होल वर्ल्ड ऑल इट ऑब्जेक्ट एंड आल्सो इनहेबिटेंट्स। यदि ऐसा क्वेश्चन में आपको आ जाए तो भी ये आपको लिखना है। ठीक है, और डेस्ट जो सिद्धांत प्रिंसिपल है यूनिवर्स का, उसमें भी ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट यानी कि जो हरित क्रांति है उसका एम क्या था, तो ग्रीन मूवमेंट एम टू एट क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। होलिस्टिक का अर्थ होता है समग्र, इकोलॉजिकल यानी कि जो प्रकृति के लिए लाभदायक हो, इस प्रकार की दृष्टि किसी भी काम को आप करें, जैसे आप नया वाहन बना रहे हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, कोई भी आप जो है अनुसंधान कर रहे हैं, तो आप उस चीज को ध्यान में रखें कि ये अपने वातावरण पर्यावरण के लिए सही होगा कि नहीं होगा, है ना। इसी को कहा जाता है कि हरित क्रांति का एम क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। होलिस्टिक व्यू क्या होता है, समग्र व्यू, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की हुई कि आप कुछ भी निर्माण करें तो वो कैसा होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जो है अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो होलिस्टिक व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, ए कंप्लीट व्यू ऑफ द होल थिंग कीपिंग इन माइंड, मतलब आपको सिर्फ दिमाग में ये चीज रखना है, कुछ भी आप करें, द इंटर रिलेशनशिप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स अमंग देमसेल्फ एंड टू एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट के लिए ठीक होना चाहिए, वातावरण के लिए ठीक होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार प्रिंसिपल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम के, तो द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरी। पहला है फिशरीज, है ना, मत्स्य, वुड्स जंगल, ग्रासलैंड यानी मैदान, और क्रॉपलैंड यानी जो फसल वाला क्षेत्र, वो चार ये पोल्स होते हैं, चार बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, है ना। आर एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम, दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड प्रैक्टिकली ऑल ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। और ये जो चार सिस्टम होते हैं, चार ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये चार ही इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल का उत्पादन करते हैं, इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, ताकि हमें भोजन मिल सके। यानी कि चार स्तंभ होते हैं हमारी प्रकृति के, पहला है फिशरीज, है ना, वुड्स, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स। ठीक है, आगे बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाई आर द लोकल फॉरेस्ट डेसिमेटेड इन पुअर कंट्रीज। जो पुअर कंट्रीज है, जो गरीब देश है, वहां पर जो फॉरेस्ट है वो विध्वंस क्यों हो रहा है, तो भैया वो फॉरेस्ट का विध्वंस इसलिए हो रहा है, फॉरेस्ट इसलिए खत्म हो रहा है कि वहां पर जो लोग हैं वो खाना पकाने के लिए इस फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, इन पुअर कंट्रीज द लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, है ना, वो फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, और किसी स्थान पर जलाने के लिए लकड़ियां इतनी महंगी हैं that what goes under the pot now cost more than what goes inside। यानी कि इस लाइन का अर्थ ये होता है कि वो जो खाना है वो सस्ता पड़ता है उनको, वो जो पकाने के लिए लकड़ियां लेके आते हैं वो उनको महंगी पड़ती है ना, इतना महंगा होता है वहां पर ईंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कारण है, क्या मेन कॉज है, तो द मेजर कॉजेस फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर ओवर पॉपुलेशन, तो पहली तो जनसंख्या वृद्धि, दूसरी है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, एंड चौथा है डिफोरेस्टेशन यानी वृक्षों की कटाई। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वातावरण के जो है क्षय होने के कारण क्या है, तो चार कारण हैं। एक तो जनसंख्या का बढ़ना, दूसरा शहरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण और चौथा होता है वनों की कटाई या वृक्षों की कटाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक प्रोफेसर गेटोंडे डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग अगेन। जो प्रोफेसर गेटोंडे थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो कभी भी, है ना, जो है मीटिंग नहीं लेंगे दोबारा, तो इसलिए कहा था कि प्रोफेसर गाइटोंडे एक्सपीरियंसेस ए कंप्लीटली डिफरेंट कंसिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत वेयर द मराठा इमर्ज विक्टोरियसली एंड देन दे एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर गाइटोंडे थे, वो जो अनुभव था उनका, है ना, वो अनुभव उनका, उन्होंने एक लड़ाई देखी थी बैटल ऑफ पानीपत की, जिसमें मराठा, है ना, एक शक्ति के रूप में उभरे थे और उनके ऊपर उस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव था। प्रोफेसर गाइटोंडे ऑब्जर्व दैट द प्रेसिडेंशियल चेयर वाज वेकेंट, और उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट की चेयर खाली है, विच वाज कॉन्ट्ररी टू द कन्वेंशन एंड ही रश्ड टू ऑक्यूपाई द चेयर, और वो उस चेयर की तरफ दौड़े,
है ना, उसके ऊपर बैठने के लिए दौड़े। ही देन स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नीड फॉर अ प्रेसिडेंट इन लेक्चर सेशन लाइक दिस वन, और इसके बाद में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किसी भी लेक्चर में एक प्रेसिडेंट का होना बहुत जरूरी है, उसका लेक्चर जरूरी है। तो द पब्लिक गेट्स मैड, तो जनता जो थी उनको सुनने आई थी वो थोड़ी पागल सी हो गई, एंड स्टार्ट्स थ्रोइंग थिंग्स एट हिम, और उनके ऊपर कुछ सामान फेंकने लगी। ही हैज ए हॉरिबल एक्सपीरियंस, और वो जो है ना हॉरिबल यानी कि बहुत ही भयभीत हो गए, भयानक उनको एक अनुभव मिला कि जनता क्या करेगी, मेरे को मारी डालेगी। एंड दस डिसाइडेड नॉट टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग अगेन, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब इसके बाद में मीटिंग नहीं लूंगा, यानी कि उनका जो अनुभव था उस दिन का वो बहुत ही हॉरिबल था, इसलिए उन्होंने दोबारा मीटिंग लेने से मना कर दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आउटकम डिड राजेंद्र डिटरमाइन फ्रॉम प्रोफेसर गाइटोंडेस स्टोरी। राजेंद्र जो था उसने प्रोफेसर गाइटोंडेस की कहानी से क्या डिटरमाइन किया, क्या निश्चय किया, क्या निष्कर्ष निकाला। तो अकॉर्डिंग टू राजेंद्र के अनुसार रियलिटी इज समथिंग वी एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंस, वास्तविकता वो चीज होती है जो हम अपने सेंस यानी कि हम अपने, है ना, जो अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे दिमाग के अंदर है ना, आंख नाक कान, इनके द्वारा जो भी चीजें हम महसूस करते हैं वही वास्तविकता होती है। विच आर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह होती है। तो ये उसका अनुभव था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुल मिलाकर जो है 23 क्वेश्चंस के आंसर देखे आपके लिए, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप डेफिनेटली अपनी कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। 2 दिन बचे हैं आपकी एग्जाम के, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।